डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। मैं अगर कहूं कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी केमिकल काइनेटिक्स की जान है तो ये गलत नहीं है, ये केमिकल काइनेटिक्स की जान है। इस ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी कहा जाता है या इसे थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है इसको, यह आपको समझ में आ जाएगा जब हम ये थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने पहले ही लिख के रखे ताकि टाइम बच जाए, ठीक है। अब ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी दी थी आयरिंग और पॉलियानी ने, ये दी थी उनने 1935 में। और क्यों दी थी, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इससे पहले जो कोलिजन थ्योरी दी गई थी, वो कोलिजन थ्योरी मतलब खरी नहीं उतरी हर जगह। वो एप्लीकेबल थी गैसियस रिएक्शंस के लिए, वो भी जो बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं। लिक्विड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में जो रिएक्शंस होती है उनका रेट वो नहीं बता सकी, यानी उसकी मदद से हम लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट की काइनेटिक्स को डिस्कस नहीं कर सकते। इसीलिए ये थ्योरी दी गई थी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। अब इस ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के कुछ मेन पोस्टुलेट्स हैं जो मैंने पहले ही लिख के रखे हैं थोड़े बहुत, उसके बाद में मैं मेन चीज़ें जो वो लिख के बताऊंगा आपको। अब पोस्टुलेट्स क्या है इसके, सबसे पहले पोस्टुलेट है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, मान लीजिए एक रिएक्शन हुई, उसमें रिएक्टेंट थे A+B और इन्होंने बनाया प्रोडक्ट, तो ये थ्योरी कहती है कि ये प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं बनता। सबसे पहले A और B जो है ये आपस में एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, और जो ही ये अप्रोच करेंगे, जो ही अप्रोच होना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे A और B के बीच में एनर्जी चेंजेस भी स्टार्ट होंगी। ये एनर्जी चेंजेस कैसे होंगी वो बताऊंगा मैं। देखो होगा क्या, एनर्जी चेंजेस होती है बॉन्ड्स की वजह से। जब A और B आपस में नजदीक आएंगे तो ये पहले कुछ बॉन्ड्स बनाना शुरू कर देंगे और कुछ बॉन्ड्स ब्रेक करना शुरू कर देंगे। और जो ही ये बॉन्ड्स ब्रेक और बॉन्ड्स फॉर्म करना शुरू कर देंगे, नए बॉन्ड्स ब्रेक और नए बॉन्ड्स या पुराने बॉन्ड्स ब्रेक करना शुरू और नए बॉन्ड्स बनाना शुरू कर देंगे, तो इसमें एनर्जी चेंजेस आती है। और ये एनर्जी चेंजेस मैं सिंपली कहूंगा कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही आती है, या उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आती है जो बॉन्ड्स में रहते हैं। क्योंकि इंटरेक्शन स्टार्ट होती है तो एनर्जी चेंजेस तो आनी ही है, रिपल्शन, अट्रैक्शन वगैरह ये शुरू हो जाता है यहां से ये प्रोसेस, जो ही एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। अब देखो तीसरा जो पॉइंट है, जो बॉन्ड डिस्टेंसेस है, मैंने अभी आपसे कहा कि वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी किसी में बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाएगा, कहीं पे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। इसकी मैं एक एग्जांपल भी दूंगा आपको जिससे पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड डिस्टेंसेस चेंज होने से क्या होता है, एनर्जी चेंज आ जाता है ना, एनर्जी चेंज आते हैं। अब ये बॉन्ड डिस्टेंसेस कैसे बढ़ते हैं, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है CN और ये मैं 2CN लेता हूं। इस 2CN को मैं कन्वर्ट करता हूं एक प्रोडक्ट C2+N2 में, ठीक है। ये डिकम्पोज हो जाता है और बनाता है C2+N2। अब इसको अगर हमें समझना होगा कि ये रिएक्शन कैसे होगी, तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ये कहता है कि सबसे पहले जो CN है, CN के बीच में यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे CN के बीच में बॉन्ड है। जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, रिएक्टेंट्स में CN और CN के बीच में बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन या नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं। जो ही रिएक्शन स्टार्ट होगी तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इनके बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट होगी, यानी कार्बन नाइट्रोजन जो है और कार्बन नाइट्रोजन जो है ये आपस में इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो इंटरेक्शन से क्या होगा, यहाँ की जो ये बॉन्ड, यहाँ का जो ये बॉन्ड है ये वीक होना शुरू हो जाएगा,
यहाँ का ये बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाएगा और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना शुरू होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। या मैं ऐसा कहूँगा कि पुराने बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे और नए बॉन्ड्स फॉर्म होना शुरू होंगे। बात समझ में आई? यहां पे पहले बॉन्ड था तो इसका मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डिस्टेंस कम थी, यहां पे भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डिस्टेंस कम थी। लेकिन जो ही ये इंटरेक्ट करेंगे, जब ये इंटरेक्शन स्टार्ट करेंगे तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड डिस्टेंस कम हो जाएगा, यहां पे बॉन्ड डिस्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ेगा, ये वाला बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ेगा। इसके बाद में ये जो यहां पे बना, ये जो यहां पे बना, ये वाला, ये ट्रांजिटरी मॉलिक्यूल, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। यानी ये वो स्टेट है जहां पे चेंजेस आ जाते हैं और इस स्टेट की एनर्जी जो है, एनर्जी सबसे हाई रहती है, हाईएस्ट। यहां पे एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी क्योंकि यहां पे जंग चल रही है, इस जगह पे जंग चल रही है। इसको मैं कहूंगा ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट मीन्स चेंजिंग स्टेट। अब इस ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद में, इसके बाद में ही, इस स्टेट के बाद में ही प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बन कार्बन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। ठीक, ये बन जाएगा। यानी अब ये जो पुराने बॉन्ड्स है ये ब्रेक हो जाएंगे और नए बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। ये नए बॉन्ड्स बन गए, पुराने बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। लेकिन ऐसा डायरेक्ट नहीं होता। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कहती है कि ये इस ऐसे स्टेट के थ्रू इसको गुजरना पड़ता है और इस स्टेट का नाम उसने दिया ट्रांजिशन स्टेट। क्या नाम दिया? ट्रांजिशन स्टेट। इसका नाम है ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर? और यहां पे जो ये मॉलिक्यूल बन गया, ये मॉलिक्यूल, इसको हम और एक नाम कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बन गया यहां पे मॉलिक्यूल्स की वीक इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है, वीक इंटरेक्शन बोलूंगा मैं, इंटरेक्शन की वजह से जो बन गया ये कॉम्प्लेक्स, इसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्योंकि ये एनर्जी में सबसे ज्यादा है, इसमें एनर्जी हाईएस्ट है, यानी ये एक्टिवेटेड है और कॉम्प्लेक्स है, दो मॉलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स। हालांकि ये ट्रांजिटरी है, ये भी याद रखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। चौथा पॉइंट जो है ट्रांजिशन स्टेट, याद रखना, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। पांचवा पॉइंट जो ट्रांजिशन स्टेट रहता है, ट्रांजिशन स्टेट ये रहता है ट्रांजिटरी मतलब कुछ थोड़ी देर के लिए बनता है, लेकिन बनता है। और ये हाईएस्ट एनर्जी वाला स्टेट है। हाईएस्ट एनर्जी मतलब ये, इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो बहुत ही कम होगी, इट विल बी अनस्टेबल। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम रहती है। तो मैं कहूंगा ये ट्रांजिटरी है, अनस्टेबल है, लेकिन फिर भी एग्जिस्टेंस इसकी होती है, कुछ देर के लिए ही सही, ट्रांजिटरी ही सही, लेकिन एग्जिस्टेंस इसकी आती है, यानी ये बनता है कुछ देर के लिए। समझ में आया ना? यानी ये मॉलिक्यूल हाई एनर्जी अनस्टेबल है, कुछ देर के लिए बनता है, लेकिन बनता तो जरूर है, बनता जरूर है ये मॉलिक्यूल, याद रखना। ठीक, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक, पहले इनके बीच में यहां पे कार्बन कार्बन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं था, बॉन्ड था कार्बन नाइट्रोजन। अब ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये याद रखना, ये ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया ताकि बात समझ में आ जाए। हमें यहाँ पे थ्योरी समझनी है, बॉन्डिंग नहीं समझनी है। बात समझ में आए ना? शाबाश, यहां तक तो क्लियर है। अब देखो आगे क्या होता है। आगे जो छठा पॉइंट आएगा, छठा पॉइंट मैं ये कहूंगा कि ये जो मॉलिक्यूल है, हालांकि इसकी लाइफ ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको ट्रीट करूंगा, ट्रीटेड एज, इट विल बी ट्रीटेड एज डेफिनेट मॉलिक्यूल। डेफिनेट मॉलिक्यूल कौन? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स।
अगर आपसे कोई ये पूछे कि रिएक्शन में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी रहती है, तो कहेंगे हम इसी ट्रांजिशन स्टेट की, जहाँ पे चेंज आती है, क्योंकि यहाँ पे जंग होती है। अब आर या पार यहीं पे होता है। समझ में आया ना? बाकी आप खुद समझदार हैं। अब जो मैंने आपको ये 6 पॉइंट्स बताए, इनको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि A+B जब रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले वो बनाएगा AB कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद में ही प्रोडक्ट बनेगा। और इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी रहती है वो हाईएस्ट एनर्जी। उसके बाद में रिएक्टेंट्स की भी एनर्जी कम और प्रोडक्ट्स की भी एनर्जी कम। अब इसको मैं अगर डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूंगा तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं। चलो आपके लिए थोड़ा सा कलर्ड बना दीजिए ताकि आप बोर ना हो। ये है, मान लीजिए, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक, ये है एनर्जी, राइट। अब देखो, ये मान लो ये रिएक्टेंट्स है, यहां पे रिएक्टेंट्स की एनर्जी A+B, और जो ही रिएक्शन हो जाएगी तो यहां पे रिएक्शन प्रोग्रेस होगी तो प्रोडक्ट बनेगा। मान लीजिए प्रोडक्ट की एनर्जी ये प्रोडक्ट की एनर्जी। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कहती है कि प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं बनेगा। तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? सबसे पहले ये रिएक्टेंट्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो ये एनर्जी बढ़ती जाएगी, और एक वक्त आएगा ये एनर्जी यहां तक हो जाएगी, मैक्सिमम एनर्जी। और ये जो एनर्जी है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहां पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, सपोज AB कॉम्प्लेक्स मैं बनाऊंगा ऐसे, AB कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा मैं। इसको मैं कहूंगा ये है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहां पे जो बनेगा इस पॉइंट पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ गई? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ये जो स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, यानी रिएक्शन वापस यहां पे भी जा सकती है, यहां से यहां भी जा सकती है। ये चेंजिंग स्टेट है। बात समझ में आ गई? तो यहां तक तो क्लियर है। अब यहां से लेके यहां तक जो एनर्जी लगती है रिएक्टेंट्स को यहां से यहां जाने के लिए, इतनी एनर्जी, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, EA, एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आना? अब एक्टिवेशन फ्री एनर्जी भी यहां पे आएगा, एक्टिवेशन एंथैल्पी भी आएगा, एक्टिवेशन एंट्रोपी भी आएगा, वो बाद में। और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस आती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में, उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये बात याद रखना। क्लियर? तो ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। यहां तक तो क्लियर हो गया? शाबाश। अब अगर इस चीज को मैं मैथमेटिकली बताने की कोशिश करूंगा, इस चीज को मैथमेटिकली, यानी जो आपको इक्वेशंस चाहिए मैथमेटिकली, बात मेरी समझ लेना। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले A+B रिएक्ट होगा, ये बनाएगा एक AB कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स में भी कन्वर्ट हो सकता है या फिर वापस भी जा सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट है, यहां पे कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो मैं बोलूंगा फिर यह इस और इसके बीच में एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यहां पे एक इक्विलिब्रियम बनता है। और ये जो इक्विलिब्रियम है, एट इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी K*, इन दोनों रिएक्शंस के बीच में जो इक्विलिब्रियम होगा, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा हमें मालूम है, वो रहता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब फिलहाल इन दोनों रिएक्शंस के बीच में ये ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट्स के बीच में जो रिएक्शन है, इस स्टेप को फिलहाल छोड़ते हैं। यहां पे जो इक्विलिब्रियम बनता है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होगा K* इक्वल टू AB* डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। यही होगा ना? शाबाश।
यहां तक तो क्लियर है। अब मैं अगर इसको रीअरेंज कर दूं, ये दोनों टर्म्स इधर लेके आ जाऊं, तो मुझे मिलेगा ए बी स्टार, बात मेरी समझ लेना, इज इक्वल टू के स्टार इंटू ए इंटू बी। स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब रहता है कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझ में आया ना? यहां तक तो क्लियर है? शाबाश। अब देखो, जितना ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और उसके बाद में इस बैरियर को क्रॉस करेगा, जितने ट्रांजिशन स्टेट इस बैरियर को क्रॉस करेंगी उतनी रेट फास्ट होगी। यानी अगर ज्यादा से ज्यादा ये ट्रांजिशन स्टेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गए और प्रोडक्ट बनाया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गए और प्रोडक्ट बनाया, तो इसका मतलब रेट ज्यादा होगी। तो इसका मतलब रेट जो है ना वो डिपेंड करेगा कि कितने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं और इधर जा रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो है, इसके अनुसार या इसके मुताबिक जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस पासिंग द पोटेंशियल बैरियर पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में कितने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस इस बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, रेट उसी के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? या मैं इसको कह सकता हूं ऐसे, जो रेट होगा, रेट वो बराबर होगा कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस कितने बन गए और उसके बाद में वो ब्रेक कितने हो रहे हैं, ऐसे भी कह सकता हूं मैं, यानी कितनी फ्रीक्वेंसी से वो बन रहे हैं और ब्रेक हो रहे हैं। या मैं ऐसा कह सकता हूं, रेट जो होगा ना वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस कितनी है। जितने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा होंगे और जितनी ये फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ब्रेक होंगे, पास होंगे, उतना रेट ज्यादा होगा। सो रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस इनटू क्या करूंगा मैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसोसिएशन। मैं कहूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस कितने हैं और कितने फ्रीक्वेंसी से वो ब्रेक होके प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस पे वो बराबर होगा रेट। समझ में आना? तो मैथमेटिकली दिखाएंगे हम ये चीज। क्लियर? अब देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए बी स्टार। याद रखना, ए बी स्टार कितने कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, यानी कितनों के पास में इतनी एनर्जी है कि वो कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसोसिएशन, यानी कितनी फ्रीक्वेंसी से वो डिसोसिएट हो रहे हैं। यानी हमारे पास में जब Cn और Cn आपस में रिएक्ट हुए तो उन्होंने सबसे पहले बनाया ये कॉम्प्लेक्स, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाया है ना। अब ये कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में मैं बोलूंगा कि प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? C2 प्लस N2। अब ये प्रोडक्ट कितना बनेगा वो डिपेंड करेगा कि ये इसकी कंसंट्रेशन कितनी, ये कितना बन गया, ये कॉम्प्लेक्स कितना बन गया, इनटू इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसोसिएशन, यानी ये कितना ब्रेक हो रहा है, ये कितने कॉम्प्लेक्सेस ब्रेक हो रहा है और कितनी जल्दी ब्रेक हो रहे हैं। अब ये जो डिसोसिएशन है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसोसिएशन, ये डिपेंड करेगा, याद रखना, डिसोसिएशन जो है, डिसोसिएशन तभी होगा जब यहां पे वाइब्रेशंस होंगी। क्या होंगे? वाइब्रेशंस, यानी यहां पे वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से डिसोसिएशन होगा, वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से ही डिसोसिएशन होगा। यानी एटम्स जब आपस में वाइब्रेट करेंगे ना, तब जाके ये डिसोसिएशन होगा। तो मैं बोलूंगा कि ये जो डिसोसिएशन है ये डिपेंड करेगा एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन या वाइब्रेशनल एनर्जी पे। इसमें वाइब्रेशंस कितने हो रहे, कितनी वाइब्रेशनल एनर्जी मिल रही है इसको। समझ में आया ना? शाबाश। वाइब्रेशन से क्या होता है? वाइब्रेशन से मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है विद क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, यानी वो फ्रीक्वेंसी मिल जाती है जिस फ्रीक्वेंसी से ये टूट जाते हैं। इन मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू ब्रेक
दिस कॉम्प्लेक्स, इसको बोलूंगा मैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। यहां तक तो समझ में आया, यहां तक तो क्लियर है। और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, मैंने कहा ना बॉन्ड रप्चर होंगे, बॉन्ड रप्चर होगा। क्लियर? ठीक, तो इसका मतलब अगर इसको ब्रेक करना है तो हमें इसमें एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन देनी, यानी वाइब्रेशनल एनर्जी देनी पड़ेगी। और वाइब्रेशनल एनर्जी जो है ना वो बराबर रहती है, यानी एनर्जी जो हम लिखते हैं, अगर हम क्वांटम मैकेनिकली लिखें तो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है? एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये जो है ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी फॉर डिस्टेशन, ये वाइब्रेशनल एनर्जी है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ जाएगी फिर, तो आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी बराबर होगा फिर, यानी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर डिस्टेशन, इट विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन डिवाइड बाय एच। यहां तक क्लियर है? शाबाश, बात मेरी समझ लेना। अब अगर मैं यहां पे देखो, यहां पे मैंने लिखा है रेट इज इक्वल टू पहले कंसंट्रेशन ऑफ ए बी कॉम्प्लेक्स इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्टेशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। अब कहूंगा मैं इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ठीक, इस फ्रीक्वेंसी के बदले में क्या लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे हम फिर देयरफॉर, यहां पे लिखूंगा मैं, और रेट जो है रेट वो लिखूंगा मैं बराबर कंसंट्रेशन ऑफ ए बी स्टार इनटू, यहां पे लिखूंगा मैं ई डिवाइड बाय एच। राइट, ये चीज जो ना ये मैं आपको इधर दिखाऊंगा नीचे, यहां पे लिखा मैंने फिर रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए बी स्टार, यानी कॉम्प्लेक्स जो बन गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इनटू करेंगे हम ई वाइब्रेशन डिवाइड बाय एच। याद रखना, डिवाइड बाय एच। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। यानी इसको मैं यहां पे लेके गया, या मैं सिंपली बोलूंगा ई इज इक्वल एच न्यू, और एच को इधर लेके गया, ये बन गया म्यू इज इक्वल टू ई बाय एच। हो गया कॉम्प्लेक्स, ये सॉरी ये ठीक। अब दूसरी बात, जो वाइब्रेशनल एनर्जी है ना, वाइब्रेशन जो होंगे मॉलिक्यूल में, वो वाइब्रेशनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी जितना टेम्परेचर आप देंगे उतना वाइब्रेशन मॉलिक्यूल में ज्यादा होगा। इसी वजह से जब हम किसी सॉलिड को या लिक्विड को हीट देते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन आ जाता है, वाइब्रेशन बढ़ जाता है। या मैं कहूंगा ई वाइब्रेशन जो है इट इज इक्वल टू के बी टी। अब ये के बी जो है ना, इसको मैं कहूंगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या कहूंगा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो यानी के बी, ये आपको मालूम, ये बराबर था आइडियल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, या सॉरी एवोगैड्रोस नंबर बोलूंगा मैं, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक, अब अगर मैं यहां पे ये लिख दूं, ये इक्वेशन जो है ना, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं, ये इक्वेशन जो यहां पे लिखी हुई है इसको मैं ऐसे लिख दूं, रेट जो है दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए बी स्टार, याद रखना। ठीक, इनटू करूंगा मैं ई वाइब्रेशनल के बजाय क्या लिखूंगा मैं, के बी टी, तो मैं लिखूंगा के बी टी डिवाइड बाय लिखूंगा मैं ये वाला एच। ठीक, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल टू ए बी स्टार, ठीक, इनटू के बी के बदले में क्या लिखेंगे, के बी के बदले लिखेंगे आर बाय एन ए, तो मैं लिखूंगा आर टी डिवाइड बाय एन ए एच। एन ए क्या है? एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रो नंबर। आर जो है वो गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक, यहां तक तो क्लियर हुआ। अब ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। ये इक्वेशन जो है ना, इस इक्वेशन को हमें यूज करना है। इस इक्वेशन को मैं नंबर देता हूं, नंबर 1। हालांकि ये पता नहीं कितनी भी इक्वेशन है, लेकिन फिर भी इसको मैं नंबर 1 ही देता हूं। ठीक है,
अब ये इक्वेशन रखो आप याद, इस इक्वेशन को याद रखना है, आपको याद रखना है कि रेट इज इक्वल टू ए बी स्टार का कंसंट्रेशन इंटू आर टी बाई एन ए एच। ये हमको मिल गया रेट, ये याद रखना, ये हमें इसकी हमें ज़रूरत है आगे, इसको हमें यूज़ करना है। तो ये इक्वेशन है हमारे पास में, मैंने कहा कि इसको याद रखेंगे। देखो इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन के साथ मिला दो, ये पहली जो लिखी थी हमने इक्वेशन, हमने लिखा था के स्टार इज इक्वल टू ए बी स्टार डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो इससे हमें क्या मिला था, ए बी स्टार जो रहता है वो बराबर रहता है के स्टार इंटू ए इंटू बी, है ना। तो अब आप ये जो ना ये के स्टार का वैल्यू यहाँ पे मैं लिखूंगा, जो के स्टार का वैल्यू है, कि के स्टार का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, इस इक्वेशन में ये पुट कर दो, ठीक। ये जो के स्टार है, सॉरी ए बी स्टार जो है, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ए बी स्टार के बदले में हम लिखेंगे ये के स्टार ए इंटू बी, ठीक। तो मैं लिखूंगा फिर रेट जो बराबर आएगा वो बराबर आएगा ए बी स्टार के बदले में लिखूंगा मैं, सॉरी ये लिखूंगा मैं रेट बराबर आएगा ए बी स्टार के बदले में क्या लिखूंगा, के स्टार, ठीक, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये लिखा मैंने ए बी स्टार के बदले में, इंटू लिखेंगे हम आर टी डिवाइड बाई एन ए एच। आप आर बाई एन ए को डायरेक्ट के बी भी लिख सकते हैं, अब लेकिन यहाँ पे बहुत के आते हैं तो ये क हो जाएगा, किरण हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये आर बाई एन लिख दिया, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है, शाबाश। ये पेन से लकीर लग गई है, कटा नहीं, कुछ भी मैंने काटा नहीं है इसमें से कुछ भी, ठीक। ये इक्वेशन जो है ये मिल गई हमें, ये इक्वेशन यहाँ तक क्लियर, शाबाश। अब देखो हमारे पास में जो रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन अगर हम देखेंगे, रिएक्शन मेन रिएक्शन ए प्लस बी, ये देता है प्रोडक्ट, मैकेनिज्म के बगैर बोल रहा हूँ प्रोडक्ट, ठीक। अब अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लिखूं, रेट वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा बराबर, सपोज ये रेट कांस्टेंट है, के स्मॉल के लिखेंगे इसको, ये रेट कांस्टेंट है, तो मैं लिखूंगा रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, है ना। रेट बराबर रहता है रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक, इसी के बराबर रहता है रेट। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 2, इसका नाम रखा था इक्वेशन नंबर 1, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 में आप उसको मिलाओ, यहाँ पे रेट इसके बराबर, यहाँ पे रेट इसके बराबर, तो पता चला कि के जो है, के स्मॉल के इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू के स्टार। के स्टार इसलिए मैंने रखा ताकि ये और ये के में आप कंफ्यूज ना हो जाए। के स्टार ए इंटू बी हो गई इक्वेशन खत्म, देखो कैसे खत्म हो गई है, इंटू आर टी डिवाइड बाई एन ए एच। अब यहाँ का ए बी, यहाँ का ए और बी कंसंट्रेशन और यहाँ का ए और बी कंसंट्रेशन कट करो, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो रेट कांस्टेंट है यानी स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, वो मिल जाएगी बराबर के स्टार आर टी डिवाइड बाई एन ए एच। आप इसको एन ए या एन भी लिख सकते हैं, ये एक्चुअली एवोगाड्रोस नंबर बताने के लिए मैंने एन ए लिख दिया, ठीक। अब ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को हम कहते हैं आयरिंग इक्वेशन। क्या कहते हैं, आयरिंग इक्वेशन, आयरिंग इक्वेशन। और ये आयरिंग इक्वेशन जो ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ, मैथमेटिकल फॉर्म बोलूंगा मैं, मैथमेटिकल स्टेट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ये वाला आयरिंग इक्वेशन, इसको मैं कहता हूं ये मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्यों कहते हैं, वो तो हमने देख लिया, क्योंकि वहां पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, इसीलिए कहते हैं इसको। अब इस ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को हम थर्मोडायनेमिकली एक्सप्रेस करेंगे, थोड़ा सा ही बताना है, बहुत ही ईजी है।
देखो क्या करना है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, आप जानते हैं ये। अब देखो थर्मोडायनेमिक टर्म्स में इसको कैसे लिखेंगे। देखो अगर मैं डेल्टा जी बताऊंगा आपको, डेल्टा जी बराबर रहता है माइनस आर टी लॉन के बराबर, और लॉन के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। सपोज अब इसके साथ में रिलेट करने के लिए मैंने लिखा डेल्टा जी स्टार, यानी डेल्टा जी ही मान लो, ये स्टार आप लिखो या मत लिखो एक ही बात है, वो बराबर रहता है आर टी माइनस आर टी लॉन के बराबर। और ये हमें ऑलरेडी मालूम है। स्टार मैंने सिर्फ ये बताने के लिए लिखा ताकि हम इसके साथ में इसको मैच करा देंगे। और इसमें आर क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर, और के जो है वो रेट कांस्टेंट है, ठीक, सॉरी वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अगर मैं इस माइनस आर टी को इधर लेके आ जाऊं तो ये बन जाएगा डेल्टा जी डिवाइड बाई आर टी, है ना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डेल्टा जी माइनस आर टी। और ये इक्वेशन नंबर 4 रखो, ये जो आयरिंग इक्वेशन है ना, इसको इक्वेशन नंबर 4 रखो याद, ये आप याद रखना, ठीक। इसमें हम सिर्फ के स्टार का वैल्यू पुट कर देंगे, इतना याद रख लेना। अब यहां पे देखो, यहां पे जो लॉन के स्टार आ गया वो इसके बराबर आया। अब के स्टार जो है वो किसके बराबर आएगा, अगर मैं लॉन इधर ले जाऊं तो ये एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस बन जाएगा, ठीक। तो एक्सपोनेंशियल जैसे हम लिखते ना लॉन एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ वाई, इतना याद रख लेना, ठीक। यानी लॉन जो यहां जाके एक्सपोनेंशियल बन जाता है, वैसे यहां पे भी हो गया। अब इतना तो हो गया, ये आप इसको भी यूज कर सकते, इस फॉर्म को भी यूज कर सकते हैं। यानी यहां पे जो ना इसका वैल्यू यहां पे पुट कर दो, आपको के इज इक्वल टू के स्टार के बदले में आप लिखेंगे क्या, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल्टा जी डिवाइड बाई आर टी, यानी ये लिख देंगे, बाकी आर टी वो वाला सेम है। अब दूसरी बात, हमें यह भी मालूम है कि डेल्टा जी जो रहता है वो बराबर था डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब मैं अगर दोनों साइड से इसको मल्टीपल कर दूं माइनस से, तो ये प्लस वाले बन जाएंगे माइनस, माइनस वाले बन जाएंगे प्लस। अब माइनस डेल्टा जी बन जाएगा, अब ये भी प्लस था तो ये माइनस डेल्टा एच बन जाएगा, ये माइनस था तो ये बन जाएगा प्लस टी डेल्टा एस। और ये जो वैल्यू है डेल्टा जी का, ये इस इक्वेशन में पुट कर दो यहां पे डेल्टा जी के बदले, तो क्या बन जाएगा, तो हो क्या जाएगा, होगा कुछ नहीं, बस के स्टार जो है यहां पे पहले लिखते थे हम डेल्टा जी, अब डेल्टा जी के बदले में लिखेंगे ये वाला, यानी यहां पे माइनस डेल्टा जी था, अब लिखेंगे माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस डिवाइड बाई आर टी, ठीक। वही मैंने यहां पे लिख दिया, यानी के स्टार जो है, के स्टार को लिखते थे हम पहले एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल्टा जी डिवाइड बाई आर टी, अब लिखेंगे इसको के स्टार को एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस डिवाइड बाई आर टी, या इसको अलग अलग कर देंगे। देखो ये आर टी जो ना इसकी भी डिवाइड है, इसकी भी डिवाइड, तो ये बन जाएगा के स्टार इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा एच डिवाइड बाई आर टी, डेल्टा एच डिवाइड बाई आर टी, यहाँ पे स्टार डाल दो, एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा एस डिवाइड बाई आर लिखा मैंने, डेल्टा एस डिवाइड बाई आर, क्योंकि टी डेल्टा एस डिवाइड बाई आर टी जो है इसमें टी और टी कट, तो डेल्टा एस डिवाइड बाई आर हो जाएगा, ये इक्वेशन। अब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आयरिंग इक्वेशन जो ना, आयरिंग इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे, सीधा पुट कर देंगे। आयरिंग इक्वेशन ये है हमारे पास में, आयरिंग इक्वेशन ये है आयरिंग इक्वेशन। तो मैं लिखूंगा फिर के जो है वो बराबर आया था मुझे के स्टार आर टी डिवाइड बाई एन ए एच के। अब इसमें के स्टार का वैल्यू जो है ये यहां पे पुट करना है, यानी ये के स्टार जो है ना ये इधर लिखना है। तो आपकी जो इक्वेशन है वो कैसे बनेगी, इक्वेशन आपकी कैसे बनेगी, आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी ये, देखो के लिखेंगे ये वाला के स्टार के बदले लिखूंगा मैं एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल्टा एच
डिवाइड बाय आर टी, फिर लिखूंगा मैं एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा एस डिवाइड बाय आर, ये लिखा मैंने के स्टार के बदले, इनटू लिखेंगे आर टी डिवाइड बाय एन ए एच। याद रखना ये जो है ना, ये वाला आर और आर टी ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल ई रेज पावर है ये, जबकि ये वाला आर टी जो ये इसके मल्टीपल में है। ठीक, तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन, और ये जो है ये स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इसमें डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच ये है एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन। डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन। आर है आइडियल गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन, एन ए इज एवोगैड्रोस नंबर, और एच जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। यहां तक तो क्लियर है। ये जो है ये थर्मोडायनेमिक फॉर्म है इसका, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का। अब इसमें मैं कुछ चीजें आपको बता दूं जो इसके मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इसके एडवांटेजेस हैं, वो एडवांटेजेस मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इक्वेशन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की इक्वेशन है, और ये इक्वेशन कहीं पे भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, यानी इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस ओनली, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस ओनली। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। आप इसको यूज कर सकते यूनिमॉलिक्यूलर के लिए, यूनिमॉलिक्यूलर इसके लिए भी, और ट्राइमॉलिक्यूलर इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। बायोमॉलिक्यूलर, ट्राइमॉलिक्यूलर या फिर यूनिमॉलिक्यूलर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, यहां पे आप कहीं पे भी कंसंट्रेशन का नहीं देखेंगे, सो ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं है। मैं ये कहूंगा कि दूसरा पॉइंट जो है इसका, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक, तीसरा पॉइंट जो मैं कहूंगा आपको, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। यहां पे टाइम का कुछ नहीं है, यहां पे टाइम देखो कहीं पे भी नहीं होगा, यानी यहां पे कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है, टाइम का कोई रोल नहीं है। जब कंसंट्रेशन और टाइम का कोई रोल नहीं, तो इसका मतलब यहां पे पूरा बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंट्रोपी, एनर्जी, यानी बॉन्ड एनर्जीज जो मॉलिक्यूल के पास में एनर्जीज हैं उनका रोल है। यानी यहां पे जो रेट है वो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एनर्जीज से। ठीक है, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ, मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ थर्मोडायनेमिक टर्म्स है, यहां पे थर्मोडायनेमिक टर्म्स है, ओनली थर्मोडायनेमिक टर्म्स। कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, कोई टाइम की टर्म नहीं है, ओनली थर्मोडायनेमिक टर्म्स। समझ में आया ना? सिर्फ थर्मोडायनेमिक टर्म्स है यहां पे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पे ना तो इस इक्वेशन में ना तो कहीं पे ये जो टी है ना, ये टेम्परेचर है, याद रखना ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन केल्विन। यहां पे टाइम का कोई टाइम फैक्टर नहीं है, यानी टाइम की कोई टर्म नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट है। ये कंसंट्रेशन टर्म कोई यूज नहीं होती, यहां पे सिर्फ थर्मोडायनेमिक टर्म्स यूज होती है। और ये जो थर्मोडायनेमिक ये टर्म्स है ना, ये भी डिपेंड करती है ऑन एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड बॉन्ड डिस्टेंस। यानी ये डिपेंड करती है किस पे? पोटेंशियल एनर्जी के जो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और बॉन्ड डिस्टेंस। यानी आप डायरेक्टली मॉलिक्यूल से निकाल सकते हैं इसका रेट क्या होगा। दैट इज वाई इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रेट्स, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रेट्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।